Hello, my dear students. Welcome back to your science class. How are you, beta? I hope you all are very good at your home. So, students, in our last video, we have completed our chapter 15, that was our environment. हमने our environment chapter complete कर लिया था. I have explained you everything. Now, we will start solving the NCERT text question of this chapter. So, let's begin with. Our first question is given on page number 257, and the question is, why are some substances biodegradable and some substances are non biodegradable? हमारा क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ें बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे होती हैं. सो द आंसर इज सम सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. For example, vegetable peels, fruit peel, etc. Whereas some of them cannot be decomposed by the action of bacteria. That's why they are called non-biodegradable, like glass, metals, प्लास्टिक एक्सेट्रा. सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के इफेक्ट से डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. लाइक जो हमारे किचन वेस्ट होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल को फर्टाइल बनाता है. बट सम ऑफ देम आर लाइक दैट कि वो नहीं हो पाते हैं डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सो दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. और उसमें आते हैं हमारे ग्लास, metals, plastic, polythene bags, etc. Now let's move to the second question, and the question is, in what ways the biodegradable waste affect the environment? So the answer is, these substances cause pollution in water when they accumulate in water and make water deoxygenated. क्या होता है कि भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं? द फर्स्ट वन इज़ कि ये सब्सटेंसेस जो होते हैं जो हैं पोल्यूशन करेंगे, वाटर पोल्यूशन. कैसे? क्योंकि जब ये सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिवर में जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाएंगे, दे विल मेक द वाटर डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज वो ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ कट कर देंगे. सो दैट्स वाई. A second one is, rotting of this waste releases unpleasant smell which creates problem for the people. क्या होता है जब ये वेस्ट सड़ता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या कोई भी किचन वेस्ट आपने सड़ता हुआ देखा होगा तो बहुत गंदी स्मेल आती है, एंड दैट स्मेल मेक्स द एनवायरनमेंट अनप्लीजेंट टू लिव, और लोगों को बहुत परेशानी होती है वहाँ पे सांस लेने में. नाउ आवर थर्ड वन इज़, दिस इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मैनी इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई. क्या होता है कि भाई इसी कूड़े में क्या होने लगता है, बैक्टीरिया और जो आपका कॉकरोच हुआ और हाउस फ्लाई, देर आर मैनी इंसेक्ट्स विच ऑल्सो स्टार्ट ब्रीडिंग देयर. मतलब वो क्या होता है, एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है कॉकरोच और हाउस फ्लाई का. इस तब भी वो नुकसान पहुंचाता है, और ये हाउस फ्लाई और कॉकरोच बहुत सारी बीमारियां ह्यूमन बींग्स में फैलाती है. नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अफेक्ट द एनवायरनमेंट? क्या तरीके हैं जिससे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है? द फर्स्ट वन इज, दीज सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मफुल एयर पोल्यूशन ड्यू द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस. क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बट वो कोशिश करते हैं उसको डिकम्पोज करने की, एंड इन दैट देयर आर मेनी हार्मफुल गैसेस विच आर रिलीज. बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होने लगती हैं विच मेक्स आवर एयर पोल्यूटेड और कंटेमिनेटेड. नाउ द सेकेंड वन इज, दीज सब्सटेंसेस चोक ड्रेन्स which results in waterlogging and causes breeding of mosquitoes. क्या होता है, यही जो सब्सटेंसेस होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये हमारे ड्रेन्स को चोक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा होने की वजह से आपका क्या होता है, वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, और मॉस्किटो क्या करते हैं, मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड ऑल. नाउ द थर्ड वन इज, दीज सब्सटेंसेस मेक द सॉइल इनफर्टाइल. और अगर आप उनकी सॉइल में फेंकते हैं, वो चाहे वो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, तो उससे क्या होता है, द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, एंड दैट इज पेज नंबर 261, एंड देर आर 2 क्वेश्चंस, और वो आपको अपने नोट से करने हैं. एक क्वेश्चन है आपका डिकम्पोजर्स के यूज़ का, और एक है ट्रॉपिक लेवल्स का. बोथ आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द नोट्स, सो यू हैव टू सी द क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड आंसर योरसेल्फ. नाउ कम टू द पेज नंबर 264 एंड सी द एक्सरसाइज पार्ट. उससे पहले के जो 2 क्वेश्चन हैं, दीज हैव ऑल्सो बीन completed inside the notes, so you can solve from there. The question from the exercise is, which of these
कंटेन अ पेयर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पेयर कौन सा है? सो ए, सी एंड डी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? ये तीनों, ए, बी, सी और डी, तीनों ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के पेयर हैं। सो द आंसर विल बी दैट। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से फूड चेन कौन सी है? तो इसमें आपको बहुत सारी फूड चेन दे रखी है, बट ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन, दैट इज द बी पार्ट, विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इको फ्रेंडली प्रोसेसेस। हमारे इनमें से जितनी भी प्रैक्टिस दे रखी है, इसमें से इको फ्रेंडली कौन सी है? तो इको फ्रेंडली कौन सी होती है? विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, आप पैदल चल रहे हो, साइकिलिंग, दिज ऑल आर द प्रोसेसेस विच आर इको फ्रेंडली। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव द पेज नंबर 265 एंड क्वेश्चन इज question number 4, and that is what will happen if we kill all the organisms of a food chain or a trophic level। अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म किल कर देंगे तो क्या होगा? इट विल डिस्टर्ब द फूड चेन, उससे फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड फूड वेब ऑल्सो, फूड वेब भी डिस्टर्ब हो जाएगी, विच इन टर्न विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको फूड अनअवेलेबल होने लगेगा, विच विल रिजल्ट इन इनस्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, और जिससे हमारा इकोसिस्टम इनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज़ गायब होती है, वो इंटरडिपेंडेंट है वहाँ पर, दैट विल कॉज द इम्बैलेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, will the impact of removing all the organism in a trophic level will be different for different trophic level। ये कह रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल से हमारे पास एक फूड चेन में, तो उसमें क्या जो इम्पैक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा और सारे ऑर्गेनिज्म रिमूव करने का, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेवल के लिए डिफरेंट होगा या सेम होगा? सो द आंसर इज द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। वो हर टॉपिक लेवल के लिए अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स, अगर हम पूरा का पूरा प्रोड्यूसर का टॉपिक लेवल ख़त्म कर देते हैं, इट विल एडवर्सली इफेक्ट ऑल द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, जिससे सारे कंज्यूमर्स को इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर फूड बना रहे हैं, फूड को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर को कौन खा रहा है? कार्निवोर, कार्निवोर को कौन खा रहा है? टॉप कार्निवोर। तो अगर प्रोड्यूसर्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। नाउ इफ वी किल ऑल द कंज्यूमर्स और द हर्बीवोर्स, अगर हम सारे हर्बीवोर्स किल करते हैं, देन इट विल एडवर्सली इफेक्ट द कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को इफेक्ट करेगा क्योंकि उनको फूड नहीं मिल पाएगा, बट हैव लेस इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर, बट प्रोड्यूसर्स पर उसका थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो होगा, बट द इफेक्ट विल बी लेस। नाउ our next part was कि impact of all the organism of any topic level will be adversely affecting the ecosystem। No, the impact of all the organism of any topic level will adversely affect the ecosystem। सभी, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लेवल को अगर आप ख़त्म कर रहे हो तो उससे ही नुकसान होगा। all of them will cause the damage to the ecosystem। for example, removal of deer, अगर हम एक फूड चेन कंसीडर करते हैं ग्रास, डियर और लॉयन की, तो इफ़ वी विल रिमूव ऑल द डियर, अगर हम सारे डियर जो हैं, इफ़ वी विल किल ऑल द लॉयन, तो इट विल कॉज रैपिड इंक्रीज इन डियर पॉपुलेशन। अगर हम सारे लॉयन को किल कर देते, अगर हम ग्रास, डियर और लॉयन की फूड चेन में सारे लॉयन को किल कर देते हैं, तो क्या होगा? डियर की परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि डियर को खाने के लिए कोई नहीं रहेगा। दैन व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि भाई डियर की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, दे विल ईट मोर एंड मोर ग्रास, जिससे कि आवर लैंड विल बिकम बैरन। Now we have the next question, and the question is, what is biological magnification? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है? द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस और द टॉक्सिन्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है? जब इकट्ठा हो जाता है कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस एक फूड चेन में एंटर कर जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो अपने क्रॉप्स में, तो वो फर्टिलाइजर्स, जैसे ग्रास, डियर और लॉयन की फूड चेन है, तो ग्रास से डियर में पहुँचेगा, डियर से लॉयन में पहुँचेगा। दिस एक्यूमुलेशन इज नोन एज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और इसमें क्या होता है? जो लास्ट टॉपिक लेवल होता है उस पर हाईएस्ट परसेंटेज जाती है उन पॉइजन्स की, क्योंकि पॉइजन्स क्या हैं? दिस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, नाउ वी हैव द 7th and 8th क्वेश्चन, दैट विल ऑल्सो बी फ्रॉम द नोट्स। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्वेश्चन है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्वेश्चन है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द डैमेज ऑफ वाई द डैमेज टू ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न।
ओजोन लेयर का डिप्लीट होना या डैमेज होना क्यों हमारे लिए चिंता का विषय है, और व्हाट वाज द रोल ऑफ द यूएनईपी इन दैट. सो द आंसर इज द डैमेज टू ओजोन लेयर इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. ओजोन लेयर पे जो डैमेज होता है वो कॉज ऑफ कंसर्न है. वाई? बिकॉज इट विल कॉज स्किन कैंसर्स इन ह्यूमन बींग्स. अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है या डैमेज होती चली जाती है तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी द great or a high risk of skin cancers. The second one is it causes cataract. जो cataract होता है मोतियाबिंद ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो इसकी वजह से हो जाएगा बिकॉज वो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एंट्री से होता है आइलैंड्स पर जब वो पड़ती हैं. इट डिक्रीजेज आर इम्यूनिटी. ये हमारे इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देती है. ओके, सो देर आर मैनी इफेक्ट्स लाइक दैट. वो आई फ्लू भी हो जाता है, उससे बहुत सारी स्किन डिजीजेस भी हो जाती हैं. ओके, नाउ वी हैव द रोल ऑफ यूएनईपी. यूएनईपी में क्या होता है, UNEP एम टू डिक्रीज द लेवल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ओजोन टू 1986. 1986 में ओजोन लेयर जो थी दैट वाज वेरी थिक, वहाँ पे इतने डिप्लेशन या फिर होल नहीं था ओजोन में. UNEP ने एक जो है डिसाइड किया कि हमें ओजोन लेयर का जो लेवल था 1986 में वहीं पहुँचाना है उसको, एंड फॉर दैट इट इज़ रिड्यूस द यूज़ ऑफ CFC के यूज़ को उसने बैन या फिर रिड्यूस करना शुरू कर दिया. एंड इन प्लेस ऑफ CFC द यूज़ ऑफ HFC वॉज इंट्रोड्यूस. HFC का यूज़ इंट्रोड्यूस्ड होने लग गया. एंड व्हाट आर HFCs? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स दे डू नॉट कॉज डैमेज टू द ओजोन लेयर. और वहाँ पे कौन करता है, CFC करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ओके, सो दीज वर योर NCERT टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 15. Tomorrow we'll start our next class. Till then, write these question answers in your fair notebook. Have a very wonderful day ahead.